गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। वर्धन कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। कंटिन्यू अपन क्लास जो ले रहे हैं, अपना जो लेसन चल रहा था पॉलिटिकल साइंस के अंदर कि वे राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और उसके कारण, ये राष्ट्रीय आंदोलन का जो उदय हुआ उसके ऐसे क्या कारण रहे हैं जिस वजह से राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। हमने ये पढ़ा था कि हमारा देश भारत जो है वो 16वीं शताब्दी के अंदर बड़ा समृद्ध और संपन्न था। इसकी समृद्धि की गौरव गाथाएं विदेशों के अंदर जो चर्चित थी, उन गौरव गाथाओं को सुनकर के यूरोप के जो देश थे उन्होंने भारत से व्यापार करने की ठानी और इसी क्रम के अंदर इंग्लैंड ने यहाँ व्यापार करने की चेष्टा प्रकट की और वहाँ की महारानी से क्या ले लिया, एक अनुमति पत्र ले लिया और यहाँ फिर व्यापारिक कोठी उन्होंने स्थापित की और धीरे धीरे वो हमारे देश के अंदर, हमारी पॉलिटिकल राजनीति के अंदर, सामाजिक व्यवस्था में, शिक्षा में, हर क्षेत्र के अंदर उसने अपनी दखल अंदाजी करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया और लगभग पूरे भारत के अंदर किसका, कंपनी का क्या हो गया, शासन स्थापित हो गया। उससे पहले और भी जातियां यहाँ आई व्यापार करने के लिए, जैसे यहाँ पर पुर्तगाली लोग आए, यहाँ डच आए, यहाँ फ्रांसीसी आए, लेकिन ये सब जल्दी ही रवानगी हो गई। ये मतलब उस व्यापारिक कंपटीशन में इन लोगों से हार गए। तो उसी में अपन जो कारण पढ़ रहे थे, उन कारणों के अंदर आज अब नंबर 4 पर जो कारण है वो ऐतिहासिक अनुसंधान। नंबर 4 पर अपन नोट करेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर एक गति प्रदान की। क्या किया? एक गति प्रदान की। ऐतिहासिक जो अनुसंधान हुआ, इसने भी जो अपना राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और जो कारण थे उसके अंदर इसने भी क्या की, एक गति प्रदान की। उस समय साहित्य, धर्म और संस्कृत के जो प्रसिद्ध विद्वान थे, जैसे सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, जैकोबी, कॉलब्रुक, रॉथ, एबी कीथ, डॉक्टर भंडारकर और हरप्रसाद शास्त्री जैसे विद्वानों ने, इतिहासकारों ने, इन साहित्यकारों ने भारतीय जो समुदाय था या जितने भी भारतीय थे उनके सम्मुख अपनी भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थिति के बारे में उनके सामने अपने विवरण क्या किए, प्रस्तुत किए। और विवरण प्रस्तुत किए इस कारण से उन लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास जगा और जगने के कारण उन्होंने देखा कि वो किसी भी रूप में, उन्होंने जो विवरण प्रस्तुत किया है वो किसी भी रूप में समकालीन उस समय यूरोपियन सभ्यताओं से कोई कहीं पर भी कमी नहीं थी भारत के साहित्य, धर्म और संस्कृति के अंदर। इसलिए लोगों के मन में एक विचार, एक आत्मविश्वास पैदा हुआ और ठानी सबने कि भाई अपने को राष्ट्रीय आंदोलन करना है और अपने देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना है, अपना खुद का शासन स्थापित करना है। अब इसमें नेक्स्ट लिखेंगे अपन पाश्चात्य शिक्षा। देखिए, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव भी काफी पड़ा लोगों के ऊपर। उस समय
इंग्लैंड वासी थे जो अंग्रेजी भाषा को भारत में चलाना चाहते थे। उनके दिमाग में तो ये था कि अंग्रेजी का जैसे प्रचलन हो जाएगा तो अंग्रेजी प्रचलन से यहाँ के लोग थोड़े पढ़े लिखे हमारे को सस्ते में भी उपलब्ध हो जाएंगे, कर्मचारी भी, और ये हमारी गुलामी भी क्या करते रहेंगे। लेकिन इसका अर्थ विपरीत हुआ फिर, क्योंकि जिन भी लोगों ने पाश्चात्य शिक्षा का अध्ययन किया, उस अध्ययन से उन लोगों की जीवनी पढ़ी, उन लोगों के जो उन्होंने संघर्ष की, उन संघर्ष के बारे में जानकारी हासिल की, उनकी जो पॉलिटिकल थी, राजनीति थी, उनके बारे में जानकारी हासिल की, उनके जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी उनके बारे में उन्होंने पढ़ा, उनकी जो धार्मिक व्यवस्थाएं थी उनके बारे में पढ़ा, और पढ़ने के बाद में फिर उनके अंदर भी ऐसा आत्मविश्वास पैदा हुआ कि भाई विदेशों के अंदर जो चीज़ें घटित हो रही हैं, जैसे वो कई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। इस कारण से उन्होंने फिर पढ़ लिख करके और एक मुहिम एक अलग जगह लिया भारतीय समाज के अंदर, और सभी लोग फिर एकजुट होकर के और आंदोलन पर क्या हो गए, उतारू हो गए। ये आर देसाई जी लिखते भी हैं इसके बारे में। ये आर देसाई जी ने क्या लिखा है कि भाई शिक्षित भारतीयों ने, शिक्षित जो भारतीय थे, पाश्चात्य शिक्षा के अंदर अंग्रेजी जिन्होंने सीखी, तो शिक्षित भारतीयों ने अमेरिका, इटली और आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्रामों के संबंध में पढ़ा कि भाई अमेरिका के अंदर क्रांति हुई, किस प्रकार से उन लोगों ने क्रांति और किस प्रकार से अमेरिका ने आज़ादी पाई। इटली के बारे में भी उन्होंने पढ़ा, आयरलैंड के बारे में भी उन्होंने पढ़ा कि जो स्वतंत्रता संग्राम हुई, इसके संबंध में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, ये सब उन्होंने पढ़ा। उन्होंने ऐसे और लेखकों की रचनाओं का भी अनुशीलन किया, और अन्य ऐसे लेखक थे, विद्वान थे, जिनकी रचनाएं थी, उन लेखकों की रचनाओं का अध्ययन किया उन्होंने, तो उससे अवगत हुए हो, जिन्होंने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वाधीनता के सिद्धांतों का क्या किया था, प्रचार किया था, अपना व्यक्तिगत भी और राष्ट्रीय स्वाधीनता के सिद्धांतों का प्रचार किया। तो ये शिक्षित भारतीय भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक और बौद्धिक नेता बन गए। अब जब वो इसमें पारंगत हुए तो वही क्या बन गए, फिर इसके राजनीतिक और बौद्धिक क्या बन गए, नेता बन गए। उन्होंने भी ये विचार किया कि अपन भी क्यों देश के लिए कुछ कर चले, और आने वाली पीढ़ियाँ हमें क्या करेंगी, याद करेंगी। जैसे राजा राम मोहन राय थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, और भी जैसे अपने अन्य नेता जैसे महात्मा गांधी का भी नाम आता है, और भी है जैसे मान लीजिए अपन जैसे दादा भाई नौरोजी का नाम भी ले सकते हैं। मतलब इतने ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सब कुछ न्योछावर वर्चस्व कर दिया, किसके ऊपर, राष्ट्र के ऊपर। अब इसी में नेक्स्ट अपन लिखेंगे भारतीयों का विदेश गमन, नंबर 6 में लिखेंगे भारतीयों का विदेश गमन। भारतीय लोग विदेशों में जैसे गए मान लीजिए, तो वहाँ जाने के बाद में उन्होंने देखा कि विदेशों के अंदर क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या घटित हो रहा है, अपने राष्ट्र हित के अंदर क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, इन सब के बारे में उनको जानकारी हासिल हुई। तो जैसे वो विदेशों के अंदर गए तो वहाँ कई राष्ट्रों के अंदर स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का पाठ पढ़ा उन्होंने कि भाई ये जब चल रहा है कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व की जो भावनाएं चल रही हैं इन राष्ट्रों में, तो क्यों न अपने राष्ट्र के अंदर भी, अपने देश के अंदर भी ये किया जाए, क्या, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का। और वैसे ये फ्रांस की राज्य क्रांति के अंदर ये एक नारा लगा था जो लगभग पूरे विश्व के अंदर घूम आई। तो गुरमुख निहाल सिंह जी भी इसके बारे में लिखते हैं। गुरमुख निहाल सिंह जी का भी एक कथन है क्या, कि इंग्लैंड में उन्हें स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि का गहन ज्ञान प्राप्त हो जाता था, तो वे स्वतंत्र और स्वाधीनता का मूल्य समझ जाते थे।
ऐसा उन्होंने लिखा है। और गुरमुख निहाल सिंह राज्यपाल थे पहले। तो भारतीयों का विदेश गमन, यानी विदेश में जब वो लोग गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि उन राष्ट्रों में क्या घटित हो रहा है, किस प्रकार से लोगों का शोषण जो किया और उस शोषण के विरुद्ध उन्होंने क्या आवाज़ उठाई, किस प्रकार से संगठन बनाए। तो इसी प्रकार से उन्होंने भी किया। अब आगे अपन लिखेंगे इसमें कि भारतीय समाचार पत्रों तथा देशी साहित्य का विकास। नंबर 7 में लिखेंगे अपन भारतीय समाचार पत्रों, भारतीय समाचार पत्रों तथा देशी साहित्य का विकास। भारतीय समाचार पत्रों तथा देशी साहित्य का विकास, कि भारतीय समाचार पत्र प्रकाशन हुए यानी प्रेस की स्वतंत्रता मिली तो लोग, विद्वान जो लेखक थे वो अपने विचार प्रकट करने लगे कि अपनी जो खोई हुई शक्ति है उसे वापस किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। क्योंकि प्रेस के अंदर वो लोग फिर अपने स्वतंत्र विचार उसके अंदर छापने लगे, अपने लेख, और फिर वो लोगों के पास, जनता के बीच में गए लेख और जनता ने उसका अध्ययन किया तो स्वतः ही एक जागृति उत्पन्न हुई। जैसे आज अपन मान लीजिए अखबार पढ़ते हैं, अखबारों से, न्यूज़पेपर से या चैनलों से, टीवी देखते हैं या और अन्य इंटरनेट के माध्यम से अपने को कई ऐसी चीज़ों का ज्ञान होता है कि भाई विदेशों में क्या घटित हो रहा है या अपने पड़ोसी देश अपने राष्ट्र के साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से उस समय की प्रेस यानी कि अखबार छपने लगे, प्रेस की स्वतंत्रता आई और भारतीय समाचार पत्र छपने लगे। साथ में जो देशी साहित्य था उसका भी क्या हुआ, विकास हुआ। जैसे अपन फॉर एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं कि संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन द्वारा संवाद कौमुदी ये लिखी गई 1821 के अंदर। कब? 1821 में। बॉम्बे समाचार और बॉम्बे समाचार जो है वो लिखा गया 1882 के अंदर, 1882 में। इसके अलावा बंगदूत और बंगदूत कब? ये 1831 के अंदर, 1831 में बंगदूत। और भाई शस्त्र राष्ट्र भी लिखा गया उस समय। और राष्ट्र गुफ्तार कब लिखा गया? ये 1851 के अंदर, 1851 में। इसके अलावा अमृत बाजार पत्रिका, और अमृत बाजार पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ ये 1868 के अंदर। कब हुआ? 1868 के अंदर। और ट्रिब्यून का 1877 के अंदर। ट्रिब्यून का कब हुआ? 1877 के अंदर। तो ये कुछ भारतीय समाचार पत्र थे या देशी साहित्य का जो विकास हुआ, जिनके माध्यम से जनता क्या हुई? जागृत हुई। उसी दौरान जैसे चटर्जी द्वारा आनंद मठ और वंदे मातरम ये भी लिखा गया। जब ये लेखनियां व्यक्तियों के सामने आई, लोगों के सामने आई, तो उन्होंने विचार
को जाना कि वास्तव में लोग क्या कहना चाह रहे हैं, अपने देश की किस प्रकार की क्या संस्कृति थी, अपनी कैसी आर्थिक स्थिति थी, क्या राजनीति थी, अपनी क्या सामाजिक व्यवस्था थी, लेकिन सबको इन लोगों ने क्या कर दिया, भ्रष्ट कर दिया, भंग कर दिया। तो ये है भाई कि भाई समाज कौमुदी 1821 के अंदर जिसका प्रकाशन हुआ, बॉम्बे समाचार ये 1882 में निकला, बंदूक 1831 के अंदर, रसगुफ्तार ये 1851 के अंदर, एक अमृत बाजार पत्रिका निकाली ये 1868 में, ट्रिब्यून निकला समाचार पत्र ये 1877 के अंदर। उसी समय पश्चिमी बंगाल के अंदर चटर्जी के द्वारा निकाला गया आनंद मठ, वंदे मातरम वगैरह ये, तो इनसे लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब आगे अपन लिख सकते हैं वो कारण जो है नंबर 8 में लिखेंगे आर्थिक असंतोष। आर्थिक असंतोष, आर्थिक असंतोष ये मेन कारण था कि आर्थिक असंतोष, लोगों के अंदर आर्थिक असंतोष था। उस समय वो लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आए और व्यापार के अंदर उन्होंने भारत की ये सोच लो कि कमर तोड़ दी। जैसे गन्ने को अपन पेलते हैं और जूस पूरा निकाल लेते हैं और छिलका जो बनता है इस प्रकार से, नहीं तो उस समय हमारा जो देश है ना भारत, वो सोने की चिड़िया कहलाता था। क्यों? क्योंकि भारत का व्यापार समृद्ध था, अन्य राष्ट्रों के साथ में उसके व्यापारिक अच्छे संबंध थे और उस समय वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय वगैरह होता था। तो हमारे देश के से जो निर्यात होता था उसके बदले में यहाँ सोने और चांदी जवाहरात वगैरह आते थे, इसलिए समृद्धशाली राष्ट्र था हमारा और सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन इन इंग्लैंड वासियों ने यहाँ व्यापारिक कंपटीशन के अंदर यहाँ के सोने की चिड़िया को एक प्रकार से एक मिट्टी की चिड़िया बना दिया उन्होंने। तो आर्थिक असंतोष ये भी एक क्या रहा, राष्ट्रीय आंदोलन का कारण रहा है उदय होने का। अब नंबर 9 में अपन लिखेंगे भाई भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति। भारतीयों को उच्च पदों से अलग रखने की नीति। भारतीय जो थे इनको उच्च पदों से अलग रखने की नीति अंग्रेजों की, ये भी एक क्या रहा है, इसका कारण रहा है। उस समय क्या होता था कि आईसीएस चलता था उस समय। आज जो आईएएस आईपीएस वगैरह जो आईएफएस है ये, उस समय आईसीएस था और आईसीएस के अंदर क्या था कि 1833 के अंदर अधिनियम पारित हुआ। उस समय 1833 का एक अधिनियम पारित हुआ और उसमें स्पष्ट किया गया कि भाई योग्यता के आधार पर, बगैर किसी के भेदभाव किए, कोई जाति लिंग वगैरह इस प्रकार से नहीं, योग्यता के आधार पर स्पष्ट इस पर क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि 1877 के अंदर उन्होंने एक और एक्ट पारित किया और उस एक्ट के अंदर क्या कर दिया कि जो आईसीएस की एग्जाम 21 वर्ष कर रखी थी निश्चित निर्धारित, और 21 वर्ष से क्या कर दिया उन्होंने, उसे घटा करके 19 वर्ष कर दिया। अब अपन ये देखते हैं कि भाई जब 5 साल का बच्चा मान लीजिए एडमिशन लेगा तो वो 19 साल का हो जब तो ग्रेजुएशन करेगा, और उसमें क्या ग्रेजुएशन क्या कंपलसरी है आईसीएस बनने के लिए, तो अपने भारतीय उससे क्या वंचित रह जाते थे। तो इन लोगों के दिमाग में विचार आया कि ये तुम्हारे साथ में भेदभाव कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, तो इस अन्याय के विरुद्ध क्यों नहीं अपने को एक लड़ाई लड़ी जाए। तो 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दिया, 19 वर्ष कर दिया। फिर उसका विरोध किया गया, लेकिन बाद में फिर एज बढ़ाई गई। तो ये भी एक क्या रहा उनकी नीति, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर एक सहयोग किया उस नीति ने। वैसे हमारे भारत के अंदर भी पहले आईसीएस एग्जाम पास करने वाले हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर जी हैं, जिन्होंने प्रथम आईसीएस एग्जाम पास किया था यहाँ पर।
वैसे सुभाष चंद्र बोस जी भी ICS बन गए थे, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो गए, शरीक हो गए थे। अब नंबर 10 पर अपन लिख सकते हैं क्या, जाति विभेद नीति। जाति विभेद नीति, अंग्रेजों की जो नीति थी ना वो ठीक नहीं थी, वो जाति विभेद नीति थी। वो लोग भारत वालों को पता नहीं क्या क्या कह करके पुकारते थे, ये काले कुत्ते वगैरह, इस प्रकार के कई वर्ण थे जो, और वैसे भी वो इनसे नफरत किया करते थे। इनके साथ में बैठ करके यात्रा भी नहीं करना, कई मतलब ऐसे थे, एक साथ उठना बैठना भी नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा इनसे वो नफरत किया करते थे। तो ये जाति विभेद नीति के कारण भी लोगों ने विचार किया कि क्यों न ऐसी जाति को यहाँ से सड़क को उखाड़ करके फेंका जाए, ताकि अपना स्वयं का तो क्या हो जाए, यहाँ कब्जा हो जाए, कम से कम अपन खुद तो शासन करेंगे, अपना खुद का शासन। नंबर 11 में अपन लिखेंगे यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। इस वजह से भी राष्ट्रीय आंदोलन में एक मजबूती हासिल हुई। यातायात तथा संचार के साधनों का जो विकास हुआ कि लोग सड़क मार्ग से सड़कें वो समय बनने लगी, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना जैसे संपर्क हुआ, तो विचारों का आदान प्रदान हुआ। रेल वगैरह जैसे 1853 के अंदर, 54 के अंदर क्या रेल और डाक वगैरह 54 के अंदर ये व्यवस्थाएं हुई, तार की व्यवस्थाएं। तो सड़क, रेल, डाक, तार आदि ये जो यातायात और संचार के साधनों का इनका विकास हुआ, इनका डेवलपमेंट हुआ, इससे यहाँ एक स्थान के दूसरे स्थानों पर विचारों का आदान प्रदान हुआ और लोगों के अंदर फिर एकजुटता दिखाने का साहस उत्पन्न हुआ। अब अपन नेक्स्ट लिखेंगे कि विदेशी आंदोलन का प्रभाव। विदेशी आंदोलन का प्रभाव, विदेशी आंदोलन का प्रभाव। विदेशों के अंदर जो आंदोलन हो रहे थे और वो राष्ट्र अपनी आज़ादी के लिए क्या क्या योजनाएं बना रहे थे, किस प्रकार से संघर्ष कर रहे थे, तो उसका भी प्रभाव हमारे यहाँ के राजनेताओं पर पड़ा और उन लोगों ने फिर पब्लिक, आम जनता को अपने साथ लेकर के और फिर उनके विरुद्ध में क्या किया, आंदोलन किया। तो आदि विदेशी आंदोलन का भी एक प्रभाव पड़ा। अब नेक्स्ट अपन लिखेंगे कि लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति। लॉर्ड लिटन की दमनात्मक नीति। उस टाइम में ये लॉर्ड लिटन थे यहाँ पर, तो इनकी नीति जो थी वो ठीक नहीं थी, भारतीयों के विरुद्ध थी, वो हर चीज में इनका दमन करना चाहते थे। तो ये उनकी नीति और रीति, ये भी एक राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर अहम भूमिका निभाई इसने भी। और नेक्स्ट अपन लिखेंगे नंबर 14 के अंदर कि इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद। इल्बर्ट विधेयक संबंधी विवाद। क्या हुआ भाई उस समय कि हमारे जो भारतीय जज हुआ करते थे, उन भारतीय जजों को अंग्रेजों के मुकदमे सुनने का कोई अधिकार नहीं था, वो उनके मुकदमे नहीं सुन सकते थे। तो क्या हुआ कि 1833 के अंदर तत्कालीन विधि एक सदस्य थे मिस्टर इल्बर्ट, तो मिस्टर इल्बर्ट ने व्यवस्थापिका परिषद में क्या किया कि एक विधेयक प्रस्तुत किया, एक विधेयक रखा उसमें
और जिसमें ये लिखा गया कि भारतीय जजों को अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे सुनने का अधिकार दिया जाए। ये प्रस्ताव उन्होंने रखा। लेकिन इस विधेयक के जैसे ही प्रस्तुत हुआ, ये वहाँ पर प्रस्तुत किया गया, तो विधेयक पेश होते ही क्या किया कि भारत के समस्त अंग्रेजों ने इसका क्या किया, विरोध किया। इंग्लैंड के अंग्रेजों ने नहीं, या जो भारत के अंदर जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। और विधेयक के विरुद्ध संगठित रूप से फिर इन्होंने क्या किया, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अब आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तो भारतीय जो थे इनके मन में भी एक कुंठा घर कर गई कि जब ये लोग हमारे को एक समानता का अधिकार देना चाह रहे हैं लेकिन ये नहीं चाह रहे हैं, तो इनके विरुद्ध क्यों ना अपने को भी एक अलग जगह ही जाए। तो एक जोरी प्रथा थी उस समय, और उस जोरी प्रथा के समय जैसे ही आंदोलन हुआ ना, तो फिर ये डिसीजन लिया गया कि भारतीय जज हैं वो अंग्रेजों का मुकदमा सुन सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि उस टीम के अंदर आधे सदस्य जो है वो क्या होने चाहिए, अंग्रेज होने चाहिए। आधे सदस्य क्या होने चाहिए, अंग्रेज होने चाहिए। तो ये ऐसा एक विधेयक था, उस विधेयक संबंधी विवाद ये हो गई। तो ये बहुत सारे ऐसे अनेक कारण रहे जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के अंदर एक सटीक भूमिका जिसने निभाई। और फिर हमारा ये इन कारणों की वजह से फिर राष्ट्रवाद में जब एकता के साथ सभी लड़े तो 15 अगस्त 1947 को हमारा राष्ट्र क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया।